चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 11 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में देखेंगे। विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने के लिए और उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। जलवायु का वर्गीकरण 3 बृहद उपगमनों द्वारा किया गया है। वे है आनुभविक, जनिक और अनुप्रयुक्त है। आनुभविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होते हैं। जनिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति देखें तो बी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की अनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। और कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किए और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक अनुभाविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूह एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का प्रारंभ किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुई कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और एक वर्षण का आधारित है। और कोपेन के जलवायु समूह एवं उनकी विशेषताओं को सारणी में यहाँ दिया गया है। तो देखते हैं कोपेन के अनुसार जलवायु समूह। तो कोपेन के जलवायु समूह में समूह ए में है उष्णकटिबंधीय। इसका लक्षण है सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। समूह बी में शुष्क जलवायु है। इसका लक्षण वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। और समूह सी में है कोष्ण शीतोष्ण। इसका लक्षण है सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से किंतु 18 डिग्री सेल्सियस के कम मध्य अक्षांशीय जलवायु। और समूह डी में है शीत हिमवन्न जलवायु। इसके लक्षण है वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे। और समूह ई में है शीत है। इसके लक्षण है सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। और समूह एच में है उच्च भूमि। इसके लक्षण है ऊंचाई के कारण शीत। तो बड़े अक्षर ए सी डी और ए आर्द्र जलवायु को तथा बी अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित करती है। जलवायु समूहों को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसको छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित किया गया है। और शुष्कता वाले मौसमों को छोटे अक्षरों एफ एम डब्ल्यू और एस द्वारा इंगित किया गया है, जिसमें एफ शुष्क मौसम के और एफ शुष्क मौसम के न होने को एम मानसून जलवायु को डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु को और एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। छोटे अक्षर ए बी सी तथा डी तापमान की उग्रता वाले भागों को दर्शाते हैं। और बड़े अक्षर बी समूह की जलवायु को उपविभाजित करते हुए स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए एस तथा मरुस्थल के लिए डब्ल्यू जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जलवायु प्रकारों को सारणी 11.2 में दिखाया गया है। जलवायु समूहों एवं प्रकारों का वितरण सारणी 11.1 में दर्शाया गया, जो अभी देखें। और सारणी 11.2 में कोपेन के अनुसार जलवायु प्रकार देखें तो समूह ए में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। इसके प्रकार है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और उष्णकटिबंधीय मानसूनी और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क। इसके कूट अक्षर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र के कूट अक्षर ए एफ है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी का कूट अक्षर है एम ए। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क का कूट अक्षर है ए डब्ल्यू। और इनके लक्षण है उष्णकटिबंधीय आर्द्र का कोई शुष्क ऋतु नहीं। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी में इसके लक्षण है मानसूनी लघु शुष्क ऋतु। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क में इसके लक्षण है जाने की शुष्क ऋतु। उसके बाद समूह बी में आता है शुष्क जलवायु। इसमें है उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय स्टेपी, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। तो उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी के कुट अक्षर है बी एस एच। इसके लक्षण है निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क। उसके बाद उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल के कुट अक्षर है बी डब्ल्यू एच। और इसके लक्षण है निम्न अक्षांशीय शुष्क और मध्य अक्षांशीय स्टेपी के अक्षर है बी एस के। और इसके लक्षण है मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क। और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल के अक्षर है बी डब्ल्यू के। इसके लक्षण है मध्य अक्षांशीय शुष्क।
उसके बाद आया है समूह सी में कोष्ण शीतोष्ण यानी मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसमें आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है, मरु भूमध्य सागरीय है, समुद्री पश्चिमी तटीय है। तो इसमें आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय के अक्षर से छोटे अक्षर का CFA है और इसके लक्षण है मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क। भूमध्य सागरीय का अक्षर है CSA, इसका लक्षण शुष्क गर्म ग्रीष्म है। और समुद्री पश्चिमी तटीय का अक्षर है CFV, इसका लक्षण है कोई शुष्क ऋतु नहीं, अवर शुष्कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म। उसके बाद समूह डी में शीत हिम वन जलवायु आता है। इसमें आर्द्र महाद्वीपीय है और उप उत्तर ध्रुवीय है। इसमें आर्द्र महाद्वीपीय का अक्षर है DF और इसके लक्षण है कोई शुष्क ऋतु नहीं और भीषण जाड़ा होता है। और उप उत्तर ध्रुवीय का अक्षर है DW और इसका लक्षण है जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण होगा। उसके बाद समूह ई में आता है शीत जलवायु। इसमें टुंड्रा है और ध्रुवीय हिमटोपी है। टुंड्रा का अक्षर है ET, लक्षण है सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं होता। और ध्रुवीय हिमटोपी में अक्षर है EF, इसके लक्षण सदैव हिमच्छादित हिम होते हैं। उसके बाद समूह एफ आता है। इसमें उच्च मानसून है और इसमें आता है उच्च मानसून में आता है उच्च भूमि आता है F में और इसमें उच्च भूमि होता है। इसका अक्षर है H और इसका लक्षण है हिमच्छादित उच्च भूमियाँ हैं। तो देखते हैं समूह ए उष्णकटिबंधीय जलवायु के विस्तार से देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्थ तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिनके नाम है AF। पहला है AF उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, दूसरा है AM उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु और तीसरा है AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन है, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारें के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से उच्च और वार्षिक तापांतर नगण्य होते हैं। किसी भी दिन अधिकतर तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से होता है। और इस जलवायु में सघन बीतान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं AM उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के बारे में। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतम गर्मियों में होती है और शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जलवायु विवरण है भारत भौतिक पर्यावरण में NCERT में देखेंगे। उसके बाद देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AW। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AF प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिम भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में CF तथा CW प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। विस्तृत AW जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में लुविया और पेरागुए के निकटवर्ती भागों में, सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। और इस जलवायु में वार्षिक वर्षा AF तथा AM जलवायु प्रकारों की अपेक्षा काफी कम तथा विचारशील होती है। और आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण और लंबी होती है। तापमान वर्ष भर उच्च रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। और इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं शुष्क जलवायु समूह B वाला। तो शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यूनतम वर्षा है, जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती है। और यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में पाई जाती है, जो विषुवत वृत्त से 15 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। और 15 डिग्री से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है, जहां तापमान की अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते। और महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन्न क्षेत्र, विशेषतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर यह जलवायु विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत है और तटीय भाग में पाई जाती है। मध्य अक्षांश
अक्षांशों में विषुवत वृत्त में 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होते हैं जहाँ पर्वतों में घिरे होने के कारण प्राय समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुँच पाती हैं। और शुष्क जलवायु को स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क जलवायु यानी BS और मरुस्थल जलवायु BW में विभाजित किया जाता है। इसके आगे 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी यानी BSH और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल BWH में बांटा गया है। 35 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इस मध्य अक्षांशीय स्टेपी तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में विभाजित किया गया है। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी BSH एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु। उपोष्ण देखते हैं इसे तो उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी BSH एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है, जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों के जलवायु में परिवर्तनशील होता है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है और इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। और मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा के नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। ठंडी धाराओं तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एवं आम बात है और ग्रीष्म ऋतु में कोहरा एक आम बात है और ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान बहुत ऊंचा होती है। और लीबिया के अल्जीरिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाई गई है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन शीतोष्ण यानी मध्य अक्षांशीय जलवायु समूह C के। तो क्वेश्चन शीतोष्ण यानी मध्य अक्षांशीय जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्य महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु उष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण यानी CWA। दूसरा है भूमध्य सागरीय CS और तीसरा है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु यानी CFA और चौथा है समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु CFB। उसको देखते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CWA के बारे में। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत की उत्तरी मैदान और दक्षिण चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। यह जलवायु AW जलवायु जैसी है, केवल इतना अपवाद है कि इसमें सर्दियों का तापमान उष्ण होता है। उसके बाद भूमध्य सागरीय जलवायु CS देखें। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर और उपोष्ण कटिबंधीय से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उप महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम तट के इसके उदाहरण है। और ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं और इस प्रकार उष्ण एवं शुष्क गर्मियां तथा मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियों इस जलवायु की विशेषताएं हैं। और ग्रीष्म ऋतु में मौसम मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहता है और वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। उसके बाद देखते हैं आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु CFA। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है और इस प्रदेश में वायु राशि प्रायः अस्थिर रहती है और पूरे वर्ष वर्षा करती है। यहाँ यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण तथा पूर्वी चीन, दक्षिण जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। और ग्रीष्म ऋतु में तरित झंझा और शीत ऋतु में वताग्रे वर्षण सामान्य विशेषताएं हैं। और ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में यह 5 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। उसके बाद समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु CFB देखें। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है और
इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिण चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और वर्षित ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोष्ण होते हैं। और गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहती है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्षण साल भर होती है, लेकिन यह सर्दियों में अधिक होती है और वर्षण 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच बढ़ती है। उसके बाद देखते हैं समूह डी का शीत हिम वन जलवायु के बारे में। शीत हिम वन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और शीत हिम वन जलवायु को 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है DF यानी आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु और दूसरा है DW शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों में सर्दियों की उग्रता अधिक मुखर होती है। देखते हैं आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु DF के बारे में। तो आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है और जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। तुषार मुक्त ऋतु होती है और तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती है। वार्षिक तापांतर अधिक होती है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अकाल्पनिक होती है। ध्रुवों की ओर सर्दियां अधिक उग्र होती है। उसके बाद देखते हैं DW शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उनका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न होती है। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होते हैं। और कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहां वर्षा के 7 महीने तक तापमान हिमांक के बिंदु से कम हो रहता है और वार्षिक वर्षा कम होती है जो 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। उसके बाद देखते हैं समूह ई के ध्रुवीय जलवायु के बारे में। ध्रुवीय जलवायु 70 डिग्री अक्षांश से पूरे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु 2 प्रकार की होती है, टुंड्रा यानी ET और वर्हिमटोपी EF। टुंड्रा जलवायु ET के बारे में देखें तो टुंड्रा जलवायु का नाम काई है और लाइकान तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। और यह अस्थायी तुषार का प्रदेश है जिसमें अधोभूमि अस्थायी रूप से जमी होती है और लघु वर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का ही पोषण कर पाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। उसके बाद हिमटोपी जलवायु EF के बारे में देखें तो हिमटोपी जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भाग में पाई जाती है। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है वर्षा तुषार एवं हिम एकत्रित होती जाती है जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों की विकृति कर देती है। और हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिक एवं अंटार्कटिक जल से खिसक कर पहलावी हिम शैलों के रूप में तैरने लगते हैं। और अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। उसके बाद देखें समूह F में उच्च भूमि जलवायु के बारे में। उच्च भूमि जलवायु भौम्याकृति द्वारा नियंत्रित होती है और उच्च पर्वत इसमें थोड़ी दूरियां तथा मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकारों और उनकी गहनता में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेशों में स्तरीय ऊर्ध्वाधर कटी बंद पाए जाते हैं। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के बारे में देखें। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम कर रहे हैं और वह थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों में अनुभव की जा रही है। और अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। और दुर्गर्भिक अभिलेखों में हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। और भू आकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाई और उच्च
उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने और पीछे हटने से शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेप उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तानों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युग की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। भारत में भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते जाते हैं। पुरातत्व खोजे दर्शाती है कि ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी और ईसा से 3000 से 1700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2000 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व वह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था और शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई थी। और लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के क्रेवियन आर्डोविशियन तथा सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म हुई और उसके बाद प्लेस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही और अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था और वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। उसके बाद देखें अभिनव पूर्व काल में जलवायु के बारे में। सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं और पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटती हुई और 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान एवं विश्व में सबसे भयानक बाढ़ों को दर्ज किया गया और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत बृहद मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा और फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। और यूरोप अनेक बार उष्ण शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है और इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी के उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है और जिनमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे और यूरोप में सन 1550 से सन 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया गया और 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई और 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण देखें तो जलवायु परिवर्तन का अनेक कारण है। इन्हें खगोलीय और पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौरिक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है और सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। और कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंकों की संख्या घटने से उष्ण एवं शुष्क दशाएं उत्पन्न होती है। यद्यपि ये खोज आंकड़ों के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत मिलकोविच ढोलन है और जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी के डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के बारे में अनुमान लगाता है और ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य तप में परिवर्तन ला देते हैं और जिनका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। उसके बाद ज्वालामुखी क्रियाएं जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्भेदन जो वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है और ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौरिक विकिरण को कम कर देते हैं। और हाल ही में हुए पिनाटोबा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया है और जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मनोदभवी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना सांद्रण है और इससे भूमंडलीय ऊष्मन हो सकता है। उसके बाद भूमंडलीय ऊष्मन के बारे में देखें कि ये क्या है। ग्रीन हाउस गैस की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस गैस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी और सौर विकिरण का अनुपारेश भी करता है और किंतु पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम
दीर्घ तरंगों की अवशोषित कर देता है। और वे गैसों जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। और वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रिया को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस शब्द का सामान्यानुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिलक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी अवसौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होती है मगर बहिर्गामी विकिरण के दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी है। और इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच घर से बाहर जाने से रुकता है। और इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। और जब आप गर्मियों के किसी बंद खिड़कियों वाले कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जाड़ों में बंद दरवाजे और खिड़कियां वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। और यह ग्रीन हाउस प्रभाव का एक अन्य उदाहरण है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में देखें तो ग्रीन हाउस वर्तमान में चिंता का कारण बनी हुई ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। और कुछ अन्य गैस है जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO आसानी से ग्रीन हाउस गैसों में प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिणाम वायुमंडल में इसके जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होती है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के और जितने लंबे समय तक बने रहते हैं उनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडल तंत्र को उभरने में उतना अधिक समय लगता है। और उसके बाद वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्मीय ईंधन यानी तेल, गैस एवं कोयला के दहन से होता है। और वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं। अतः भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण की गई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ती है। और अपने स्रोत से हुए परिवर्तन में समन्वित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं और यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। और जलवायु के मंडलों में जलवायु में होने वाली परिवर्तनों को आंकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर में दुगुना कर दिया गया है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है और इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती और समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती है। ओजोन का सबसे अधिक हास्य अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है और समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का हास्य ओजोन छिद्र कहलाता है। और यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभ मंडल से गुजरने देता है। और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है जिससे कि उद्घोषणा सन 1997 में की गई थी और सन 2005 में प्रभावी हुई। और इस उद्घोषणा का 141 देश ने अनुमोदन किया। और उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया है कि वे सन 1990 के उत्सर्जन और स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाएं। उसके बाद वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चली और चलकर पृथ्वी को गर्म कर देती है। और ये एक बार भूमंडलीय ऊष्मन के आरंभ हो जाने से इसे उलटना बहुत मुश्किल होता है। और भूमंडलीय ऊष्मन की प्रभाव हर जगह एक समान नहीं होता तथापि भूमंडलीय ऊष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषण तंत्र को कुप्रभावित कर देती है। और हिमटोपी और हिम नदियों में पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का ऊष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को अल्पावित कर सकती है। और इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी और विश्व समुदाय के लिए यह गंभीर चिंता का एक और विषय है। और ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय ऊष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं।
और हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संसार रहने के लायक रह सके। और आज भूमंडलीय ऊष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखें कि दर्ज तापमानों के आधार पर यह कितना गर्म हो चुका है। तो पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है और तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई गई। और 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में हुआ, 1901 से 44 और 1977 से 99। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मा 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिन्हित था। और 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन 19वीं शताब्दी में दर्ज किया गया और तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। और 1856 से 2000 वर्ष 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अधिक अंतिम दशक में दर्ज किया गया था। और सन 1998 संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष था।